हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज अपनी इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 10 और उसका सेकंड चैप्टर अध्याय नंबर 2। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहला अध्याय देख लीजिएगा, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। आज हम आगे बढ़ते हुए सेकेंड चैप्टर यानी अध्याय नंबर 2 की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। रासायनिक जो यौगिक हैं, जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, देखिए केमिकल कंपाउंड्स जितने भी हैं, उन सभी को रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि 3 भाग आपको ऊपर दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला कौन सा हो जाता है? अम्ल। क्या हो जाता है? अम्ल। फिर क्या हो जाता है? क्षारक। और फिर क्या हो जाता है? लवण। ठीक है, तो देखिए अम्ल में क्या है, अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं, पहले हल्की सी जानकारी ले लीजिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, यह है जो है अम्ल कौन होते हैं? जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई खट्टा फल लेते हैं, जैसे आम लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। आंवला लेंगे तो क्या कहेंगे? अब यहाँ पे आम कच्चा है पक्का है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ना अम्ल में खट्टापन, आम में तो खट्टापन रहता ही है। ठीक है, तो देखिए, तो स्वाद में जो खट्टे रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे? अम्ल। जिनका स्वाद कड़वा रहेगा उन्हें क्या कहेंगे? क्षारक। और लवण क्या होता है? इसको कहते हैं नमक। सामान्य भाषा में इसी को क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। और यह किससे मिलकर बनता है? अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया से क्या बनता है? तो इनकी परस्पर क्रिया से जो बनता है वह कहलाता है लवण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पदार्थ होते हैं यानी रासायनिक यौगिक जो हैं, उन्हें रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। अम्ल, क्षारक और कौन? लवण। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनको बांट लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक एक की, अम्ल की, क्षारक की और लवण की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन तीनों की परिभाषा। देखिए, तो लिखते हैं सबसे पहले अम्ल, और यहां पे लिखते हैं क्षारक, और यहां पे लिखते हैं लवण। नाम अंग्रेजी वाले ऊपर लिखे गए हैं। सबसे पहले इन तीनों की परिभाषा देखिए क्या बनेगी। परिभाषा अम्ल की क्या होगी? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, या वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। देखिए सबसे पहली परिभाषा यह बन गई, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों उन्हें क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। दूसरी परिभाषा क्या बनती है वो भी देखिए, लिटमस पेपर के आधार पर भी परिभाषा बनती है। तो लिटमस पेपर के आधार पर जो परिभाषा बनेगी उसे क्या कहेंगे? वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को, यह लिटमस पेपर क्या है? सूचक है। इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तीसरी परिभाषा बन जाती है आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। देखिए तीसरी परिभाषा किसके आधार पर बनेगी? आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। देखिए इनके अनुसार जो परिभाषा बनती है, अब यह क्या है? एक रसायनज्ञ है आर्हेनियस। ठीक है, अभी कहाँ के रहने वाले हैं तो हम लोग ऐसे ही जान लेते हैं, केमिस्ट्रीपुर के होंगे। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार जो परिभाषा बनती है, तो वे पदार्थ या कह सकते हैं वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में
H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, कौन सा आयन देते हैं? अब याद रखेंगे कि अम्ल का व्यवहार अम्ल की तरह कब होगा? जब वह H प्लस आयन देगा, और H प्लस आयन देने के लिए इसे किस में मिलाना होगा? जलीय विलयन में। अगर आपके पास जलीय विलयन नहीं है तो अम्ल का व्यवहार अम्ल की तरह नहीं रह जाएगा। अम्ल होने के लिए उसमें से कौन सा आयन निकलना चाहिए? H प्लस आयन, तब हम उसे जाके क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो अगर कभी कभी प्रश्न भी बन जाता है कि बताइए अम्ल का व्यवहार अम्ल नहीं रह जाता है जब तक कि वह जलीय विलयन में ना मिलाया गया हो, ठीक है, या जलीय विलयन की अनुपस्थिति में अम्ल अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि H प्लस आयन नहीं देता है। ठीक है, जब जलीय विलयन पाता है तो H प्लस आयन आ जाते हैं। अब आते हैं क्षारक पर। इसी तरह से इसकी भी परिभाषा बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले स्वाद के अनुसार परिभाषा क्या बनेगी? सबसे पहली परिभाषा, वे पदार्थ जो स्वाद में, देखिए हम यहाँ पे लिखे वे पदार्थ, हम सीधे यहाँ लिख देते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो स्वाद में या जिनका स्वाद कैसा होता है, स्वाद जिनका खट्टा होता है, उन्हें हम क्या, खट्टा नहीं कड़वा, खट्टा तो अम्ल का होता है, कड़वा या इसी को कसैला भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें क्षारक कहते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। एक चीज़ और, यह अब देखिए यह उल्टा काम करेंगे लिटमस पेपर पर। तो लाल को, इसने नीले को लाल किया था और यह क्या कर देगा? लाल को नीला। तो लाल लिटमस पेपर को ठीक, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला। अगर परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो सुन लीजिए केवल, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। फिर आ जाएंगे आर्हेनियस बाबू। तो अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार, और परीक्षा में कौन सी परिभाषा लिख के आएंगे? मौका मिले तो सब लिख के आएंगे, ना मौका मिले तो आर्हेनियस वाली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आर्हेनियस के अनुसार इसमें H प्लस आयन दिया था, इसमें OH माइनस आयन देगा। तो जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ अपने से लिख लेंगे, जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, यानी कि यह धन आयन देता है, यह ऋण आयन देता है। यह धन आयन का कौन? हाइड्रोजन, और यह है हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH माइनस आयन देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्षारक। जो OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक। तो याद रखना है, जलीय विलयन रहेगा तभी OH माइनस आयन निकलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यह जो H प्लस आयन है, यह बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, और उच्च आवेश घनत्व के कारण, ठीक है, यह क्या करता है? यह H2O से क्रिया कर लेता है, यानी H2O से मिल जाता है, और H2O से मिलकर यह क्या बना लेता है? H3O+, और इसी को नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन देते हैं नाम? हार्मोनियम नहीं, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये इसका भाग है, देख लीजिए। तो किससे क्रिया कर लेता है? H प्लस आयन अति सूक्ष्म होने के कारण और उच्च आवेश घनत्व होने के कारण यह H2O से क्रिया कर लेता है और ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। H3O+ क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसमें कोई क्रिया नहीं होती है तो यह OH माइनस आयन बना रहता है। तो अगर कभी आपसे पूछ दे बहुविकल्पी में कि बताइए अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, बाय द वे H प्लस ना लिखा हो तो क्या, अगर यह मिल जाए तो आप ऑप्शन यही टिक करेंगे। ठीक है, और दोनों आ जाए तो दोनों पे टिक कर देंगे, और ऑप्शन ऐसा तो देगा नहीं, मूर्ख तो होगा नहीं पूछने वाला, तो इसमें से कोई एक ही देगा। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। है इसके बाद क्या? लवण, जिसको कहेंगे अंग्रेजी में साल्ट्स। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी? हमें परिभाषा रटना नहीं है, परिभाषा सीखना है, परिभाषा बनाना सीखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे परिभाषा इसकी क्या बनेगी, तो क्या बनेगी?
अम्ल और क्षारकों की परस्पर क्रिया से जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, देखिए अम्ल व क्षारकों की परस्पर क्रिया से जो मुख्य पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहेंगे आयनिक पदार्थ। देखिए, से जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है, अब यह जब लवण अलग से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा इन सभी के एक एक उदाहरण की, दो उदाहरण की, तीन उदाहरण, जितना भी मन का। अभी देखिए, अम्ल का एक उदाहरण होता है, सबसे बेहतरीन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl अम्ल। ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl अम्ल। एक आध एग्जाम्पल और, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब देखिए यह हो गए इसके एग्जाम्पल। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्षारक के एग्जाम्पल की, तो OH माइनस आयन रहेगा। देखिए, इसमें अगर यह टूटेगा तो क्या बनेगा, यह बनेगा H प्लस और Cl माइनस, यह टूटेगा तो क्या बनेगा H प्लस और SO4 माइनस। आप बताइए दोनों में क्या H प्लस आयन है कि नहीं है? है, तो इसलिए यह कौन से पदार्थ हैं? अम्ल हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार कौन सा आयन दे रहे हैं? H प्लस आयन दे रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। इसके बाद आते हैं क्षारक की तरफ। क्षारक में देखिए सबसे एक यहाँ पे KOH NaOH। ठीक है, तो KOH में अगर इसको तोड़ेंगे तो K होता है पॉजिटिव +1, और देखिए K हो जाता है +1 और OH -1, हाइड्रोक्साइड में -1, और इसको तोड़ेंगे तो सोडियम के सर पे +1 और OH के सर पे -1। यहाँ पे देख लीजिए माइनस वाला आ रहा है, दोनों में OH आयन आ रहा है। OH माइनस आयन आ रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। तो जिसमें OH माइनस आयन आएगा उसे क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। और जिसमें H प्लस आयन आएगा उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, अब इन्हीं की परस्पर क्रिया से किसी एक, यहाँ से कोई एक उठाइए, यहाँ से कोई एक उठाइए, इनकी परस्पर क्रिया से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जो मुख्य पदार्थ बनेगा, जो ठोस आयनिक पदार्थ बनेगा, उसे हम कहेंगे क्या? लवण कहेंगे। जैसे देखिए, एक HCl अम्ल ले लेते हैं और यहाँ एक ले लेते हैं NaCl। अगर आपको अभिक्रिया वाला चैप्टर याद है तो यहाँ से हम तोड़ते हैं, H प्लस आयन बनता है, Cl माइनस आयन बनता है। आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया याद होगी, अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो केमिस्ट्री वाला, तो वहाँ पे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यह Cl है, यहाँ NaOH है, क्षारक लेना है। क्या लेना है? क्षारक। तो यहाँ पे आ जाएगा OH माइनस आयन। अब यह Na और Cl धन वाला ऋण से मिल गया, तो यह देखिए एक ठे प्लस है, एक ठे माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो NaCl बचेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वह पहला पदार्थ होगा NaCl। इसमें देखिए धन और ऋण आयन है, इसलिए कहते हैं आयनिक आयन है। देखिए धन आयन है, ऋण आयन है, कक्षा 9 में है ये धन आयन और ऋण आयन। तो यह दोनों मिल के बना लेते हैं एक ठोस, जिसे कहेंगे आयनिक ठोस। और यहाँ पे जो बच जाता है ये OH और H, यह मिल के बना लेते हैं H2O। अब देखिए कहीं पे OH और H दिखे, इसको समझ लीजिएगा आपको क्या बनाना है? इससे जल ही बनाना है। क्या बनाना है? या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं पे दिखे तो इससे क्या बनाना है? पक्का आपको क्या बनाना है? H2O। तो इतना याद रखें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बन गया क्या? NaCl, और यही क्या है? लवण है। यही आयनिक ठोस है, यानी कि यही क्या है? लवण है। तो लवण किसे कहते हैं? अम्ल व क्षारकों की परस्पर क्रिया से जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। या यह इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं, आगे अभी और भी पढ़ेंगे। तो यह देख लीजिए पूरा आपके पास। यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिखना हो तो लवण के रूप में क्या लिख सकते हैं? NaCl, KCl और Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, धावन सोडा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह सभी हैं आपके पास। तो अब यह हो गया आपका क्या? अम्ल, क्षारक और लवण। अब इसको पहले उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में। इनके एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं।
आइए अब बात करते हैं अम्ल के बारे में। सबसे पहले अम्ल के प्रकारों के बारे में। अम्ल के प्रकार, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग है हमारी अम्ल। अम्ल के बारे में अगर परिभाषा, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? एसिड्स। एसिड बहुवचन करेंगे तो एसिड्स हो जाएगा। परिभाषा आप आगे यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जिनका स्वाद खट्टा हो उन्हें क्या कहते हैं? स्वाद खट्टा हो तो अम्ल कहते हैं। लाल लिटमस पेपर को कि नीले को? नीले को क्या कर दे? नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे? लाल कर दे। क्या कर दे? लाल कर दे, तो उसे भी अम्ल कहेंगे। तो वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तीसरी जो है मुख्य परिभाषा, जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन, जो कि अति सूक्ष्म होने के कारण और उच्च आवेश घनत्व होने के कारण जल से क्रिया कर लेता है। H2O से क्रिया करके कौन सा आयन बना लेता है? हाइड्रोनियम प्लस आयन। हाइड्रोनियम प्लस आयन बना लेता है, ठीक है, यह जलीय विलयन में। ठीक, अब आइए देखते हैं इसके प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं, चाहे अम्ल का प्रकार लेंगे चाहे क्षारक का, तो दो टाइप्स आएंगे, एक प्रबल आएगा, एक दुर्बल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्ट्रांग एसिड्स। स्ट्रांग एसिड्स। देखिए, इसके बाद आपका दूसरा प्रकार कौन बनेगा? दुर्बल अम्ल। दुर्बल को ना सताइए, ठीक है, दुर्बल अम्ल। तो यहां पे बन जाएगा, यह है वीक एसिड्स। वीक एसिड्स। अब देखिए, यहां पे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? सबसे पहले यह जानते हैं प्रबल अम्ल होता क्या है। तो ऐसे ही अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रबल अम्ल। और जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा क्या बन जाएगी? वे अम्ल जो जलीय विलयन में, तो अम्ल के व्यवहार के लिए, पता करने के लिए हमें क्या लाना होगा? जलीय विलयन। वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, या इसी को कहते हैं पूर्णतः वियोजित होना। आयनित को ही कहते हैं वियोजित होना। वियोजित या आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं या प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जो देखने में बहुत छोटा छोटा लगेगा ना, ये ज्यादातर अम्ल होते हैं खनिजों से प्राप्त। किससे प्राप्त होते हैं? खनिजों से। जैसे आप बताइए, एक हमारे पास है NaCl, एक खनिज है। क्या है? खनिज है। इससे अगर Cl निकाल लिया जाए, ऋण वाला निकाल लिया जाए, क्योंकि अम्ल में होता है कौन सा आयन? धन वाला। कौन सा आयन होता है? धन आयन। अब इसका निकालना होगा माइनस वाला, तो एक होता है Na+ और Cl-, यह दोनों मिला दीजिए खनिज से, तो यह हो जाएगा क्या? HCl। तो HCl एक कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार H+ आयन यहाँ पे है। आपके पास एक होता है सोडियम सल्फेट, एक लवण होता है, ठीक है, खनिज होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से निकालें तो Na+ आएगा, सोडियम और यहाँ पे क्या है? सल्फेट। सल्फेट के सर पे -2 आता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यश के पैर में आ जाएगा 2। तो आपको याद होगा कि इसका इसके पैर में चला जाएगा, इसका इसके पैर में, तो H2SO4 बन जाएगा। इसे कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। यह भी कैसा है? प्रबल अम्ल। ज्यादातर जो प्रबल अम्ल होते हैं वह सामान्यतः खनिजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
इसके बाद आ जाते हैं दुर्बल अम्ल पे। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? अब बताइए, इसी का तो उल्टा हो जाएगा। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते होंगे उन्हें क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। तो लिखेंगे वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या आयनित नहीं होते हैं। देखिए, वियोजित और आयनित यहां एक ही शब्द है। वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, CH3COOH, एक अम्ल है HCN, और कोई बताइए C2H5COOH, यह भी अम्ल है। ठीक है, इन सभी नामों को सुनेंगे बाद में जब आएगा चौथा चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन वाला, यानी कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक, उस चैप्टर में इन सभी का IPSC नाम पढ़ेंगे, उन्हीं में हम इन सभी को अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर खाली नाम जान लीजिए। ठीक है, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। यह वाला ज़्यादा पूछने की संभावना होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। यहाँ पे देख लीजिए प्रबल अम्ल और यहाँ पे देख लीजिए दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आने की संभावना 0% है। 500 साल में एक बार आने की बात है, तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए फिलहाल। तो आइए अब देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण और अम्ल के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी पदार्थ के हम लेंगे दो गुण। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो किसी भी पदार्थ के दो गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल के भौतिक गुणधर्म। देखिए कौन कौन से भौतिक गुणधर्म हैं। सबसे पहले आप बताइए कि इनका स्वाद कैसा होता है। सबसे पहले बताइए स्वाद कैसा होता है। तो स्वाद होता है खट्टा। स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो पहला रासायनिक गुणधर्म आपको मिल गया, स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन? अम्ल। तो अपने जोड़ लेंगे आगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा बताइए, दूसरा क्या होता है? अम्ल जल में विलीय होते हैं। अम्ल जल में विलीय होते हैं। ठीक है, अम्ल जल में क्या होते हैं? विलीय होते हैं। तीसरा, अच्छा ये बताइए जल में विलीय होते हैं कैसे पता चला? आपको पता है कि बिना जलीय विलयन में घोले अम्ल का अम्ल होना पता नहीं चलता है, इसलिए हम जानेंगे कि अम्ल जल में क्या है? विलीय होते हैं। अब देखिए इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो इनकी प्रकृति जो होती है, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, संक्षारक होती है। अच्छा, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, इसका मतलब क्या? नष्ट करने वाली क्षमता। अगर यह कपड़े पे गिर जाए तो उसको नष्ट कर देगी। आपने तेजाब का नाम सुना होगा। तो तेजाब क्या होता है? एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल है। और वह क्या करता है? वह करता है अगर किसी भी चीज़ पर पड़ गया, आपके चमड़े पर पड़ गया तो उसको जला देगा। जैसे ही आपने सुना होगा एसिड अटैक, तो बच्चियों पर बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती है एसिड अटैक पर। वह चमड़े को क्या कर देता है? जला देता है। और यह क्या है? एक प्रकृति है, और उसी को कहते हैं संक्षारक प्रकृति। कैसी प्रकृति? संक्षारक, नष्ट करने वाली प्रकृति। अब यहाँ पे देखिए एक आखिरी और गुणधर्म देख लीजिए, इसे हम क्या कहेंगे? अब
लिटमस पेपर वाला याद करिए। तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है। अब किसी के ऊपर अम्ल फेंकेंगे ऐसे, या कैसे याद करेंगे, किसी के ऊपर अम्ल फेंकेंगे, एसिड अटैक करेंगे, अब बताइए वह गुस्से से क्या हो जाएगा, लाल। कैसा हो जाएगा, गुस्से से लाल। तो याद रखना अंत में कैसा कलर होगा, अम्ल से लाल होगा। तो लिटमस पेपर क्या कर देता है, लिटमस पेपर को क्या कर देता है, हम लाल कर देता है, गुस्सा दिला देता है, तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब ये हो गए आपके भौतिक गुणधर्म। अब बात करनी इनके रासायनिक गुणधर्म की, तो इनको उतारिए जल्दी से। तो हम बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों की। तो आइए देखते हैं अब रासायनिक गुणधर्म अम्ल के। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसके पहले कौन थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो अब आइए सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म का मतलब पहले समझिए। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होगा जो हम पदार्थ लेंगे, हम जो चीज़ लेंगे यहाँ पे, उसी की भिन्न भिन्न क्रियाएं पढ़ेंगे। और कौन सी क्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अम्ल की हम देखिए कौन कौन से गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहला अम्ल की क्रिया कराएंगे। सबसे पहले किससे कराएंगे, अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल की किससे क्रिया, धातु से क्रिया। दूसरी किससे क्रिया कराएंगे, धातु ऑक्साइड ले लेंगे। देखिए आसानी से याद होने लायक ऐसा क्रम बनाते हैं, धातु ऑक्साइड से क्रिया। ठीक है। तीसरा किससे क्रिया कराएंगे, धातु कार्बोनेट से क्रिया, धातु कार्बोनेट से क्रिया। ठीक है। चौथा किससे कराएंगे, धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया, धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया। और पांचवा किससे कराएंगे, एक तो करा देंगे क्षारक से, अम्ल है तो किसे करा देंगे, क्षारक से। ठीक है। तो धातु से क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु कार्बोनेट से क्रिया, धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया और क्षारक से क्रिया। अच्छा एक चीज बताइए, धातु ऑक्साइड क्या होता है। तो धातु और ऑक्सीजन के मिलने से जो बनता हुआ धातु ऑक्साइड होता है। तो जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी धातु ऑक्साइड बना लेगी। तो यहाँ बताइए सोडियम के सर पे कितना होता है, -2 होता है। सोडियम के सर पे सोडियम के सर पे +1 होता है, ऑक्सीजन के सर पे -2। अगर इसको बनाना है, अगर इससे हमें यौगिक बनाना है, तो यहाँ पे इसके पैर में गिराएंगे, इसको इसके पैर में गिराएंगे। तो Na के पैर में गिरेगा तो क्या बनेगा, Na2। और ऑक्सीजन के पैर में एक जाएगा, कोई प्रभाव नहीं, तो Na2, इसे कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। Na2O को क्या कहेंगे, सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से बनाएंगे MgO। Mg के सर पे +2 और ऑक्सीजन के सर पे -2, ये दोनों खत्म हो गए तो क्या बचा, MgO। ठीक है, मजो, यानी कि यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यह भी एक प्रकार का क्या है, धातु ऑक्साइड। इसी में से हम क्रिया करा के देख लेंगे। फिर क्या कहा है, धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो धातु कार्बोनेट कैसे बनेगा वह देखिए। कार्बोनेट के सर पे भी कितना होता है, -2। यहाँ पे संयोजकता कितनी होती है कार्बोनेट की, सर पे मतलब होने का संयोजकता हम बता रहे हैं। ठीक है। जैसे धातु है सोडियम, कार्बोनेट को दर्शाते हैं CO3 से। किससे दर्शाते हैं, CO3 से। और CO3 से दर्शाते हैं तो इसके सर पे हो जाएगा -2। कार्बोनेट के सर पे होता है -2, यानी संयोजकता होती है -2। और सोडियम की संयोजकता होती है +1। जब इससे बनाएंगे तो इसका जो सर है इसके पैर में गिरेगा, इसका सर इसके पैर में, तो यहाँ से आ जाएगा Na2 और CO3। यह देखिए कार्बोनेट है, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। धातु से क्रिया करके बना है तो इसलिए कहेंगे धातु कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार किसी और धातु से आप क्रिया करके बना सकते हैं। आइए देखते हैं अब धातु बाई कार्बोनेट क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम और बाई कार्बोनेट, देखिए एक ही चीज़ है, बाई कार्बोनेट एक ही में है। बाई कार्बोनेट को दर्शाते हैं HCO3 से। बाई कार्बोनेट है HCO3, इसके सर पे होता है -1, यानी इसकी संयोजकता होती है, क्या होती है, -1। इसके ऊपर आवेश कितना होता है, -1, और इसके सर पे कितना होता है, +1। ठीक है। तो यह देखिए यह दोनों सेम है तो हटा दीजिए, तो क्या बचा, NaHCO3। तो इसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्षारक तो आप जानते हैं OH आयन रहेगा। आइए अब देखते हैं एक एक क्रियाएं। सबसे पहली
अम्ल की क्रिया किससे? अम्ल की क्रिया धातु से। अम्ल की क्रिया धातुओं से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम 60 में लिखते हैं और बोल देंगे लाइन, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर क्या बनता है? अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर यहाँ पे हम लिखते हैं 60 में पहले, अम्ल जब धातु से क्रिया करता है। अच्छा पहले उदाहरण से समझिए तब यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कोई अम्ल लाइए, तो सबसे सरल अम्ल कौन है? HCl है, प्रबल अम्ल, लेकिन हमारे लिए आसान है तो इसलिए यहाँ पे देखिए HCl हमने उठा लिया। और इसी क्रिया करानी किससे? धातु से। तो कराइए धातु से किसी, सोडियम लाते हैं। पहले तो अम्ल को तोड़ दीजिए, जितने आयन है इसमें, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो हाइड्रोजन के सर पे प्लस होता है, Cl के सर पे माइनस होता है, सोडियम के सर पे Na प्लस, यह हो गया प्लस आयन, ठीक है, धन आयन। अब प्लस और माइनस वाले आपस में मिल जाएंगे, धन और ऋण वाले आपस में मिल जाएंगे, तो यह दोनों आपस में कर लेंगे क्रिया। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक होगा, यह एक एक समान हो जाएगा, तो NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा? NaCl प्लस कौन बच गया? H। अब H को अकेले नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन अकेले डरता है, ठीक है। तो जब यह अकेले डरता है तो हम कैसे लिखेंगे? H2O, ठीक, H2O नहीं, H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H2। यानी यह क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस। क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी कि जब हम अम्ल की क्रिया किससे कराए हैं? अम्ल की क्रिया कराए हैं धातु से। अम्ल की क्रिया कराए हैं किसी धातु से, तो क्या बना है? पहले तो धातु क्लोराइड बना है और इसे लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बना है पहले, यह बना है लवण। और दूसरा क्या बना है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, यह ऊपर चिन्ह लगा देते हैं गैस के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो अब एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। यह आपका इसके लिए हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक। और यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल दूसरा। दूसरा एग्जाम्पल कोई आप ले लीजिए, तो यहाँ H2SO4 ले लें हम। H2SO4 दूसरा अम्ल ले लिया, ठीक है। धातु आप बदलना चाहे तो बदल दीजिए, नहीं बदलना चाहते तो मत बदलिए। एक बदलना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 उदाहरण लिखने होंगे पेपर में। तो यह Cl अम्ल रखिए, Na को हटा के कोई और लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए। तो हमने अम्ल को बदला है तो हम धातु को यही रहने दें या फिर बदल लेते हैं, ले लेते हैं कैल्शियम। क्या ले लेते हैं? कैल्शियम। चलिए क्रिया कराइए। तो पहले अम्ल को आयनों में तोड़ लीजिए, तो क्या बनेगा? H प्लस, हाइड्रोजन के सर पे 1 होता है, सल्फेट के सर पे कितना होता है? -2, ठीक है। और यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम के सर पे कितना होता है? +2, ठीक है। एक वीडियो में बनाऊंगा इस पे संयोजकता, जिसमें बता दूंगा सब। यहाँ पे देख लीजिए, केवल अभी यह माइनस और प्लस आपस में क्या हो गए? खत्म हो गए। अब बच जाएगा कैल्शियम सल्फेट। पहले धन लिखा जाता है फिर माइनस, तो यह कैल्शियम धन में है और सल्फेट माइनस में है, तो कैल्शियम पहले आ गया, SO4 बाद में आ गया, तो इसे कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। और क्या है? H अकेले है तो इसको H2 कर देंगे, ठीक है, दोहरा देंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन जाती है इसलिए यहाँ H2 लिखते हैं। तो अब देखिए फिर से क्या बना है? कैल्शियम सल्फेट एक लवण है, हाइड्रोजन एक गैस है। तो धातु और अम्ल की क्रिया कराई गई है, यानी अम्ल से धातु की क्रिया कराई गई है, तो लवण और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। यह हो गई अम्ल की क्रिया धातुओं से। इसको उतारिए और फिर देखिए अम्लों की क्रिया धातु ऑक्साइडों से। तो देखिए हम केवल यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्या? धातुओं की जगह पे क्या लिख देते हैं? दूसरा आ जाएगा। या पहले तो ये कौन हो जाएगा? दूसरा। अम्ल की क्रिया किससे? धातु ऑक्साइडों से। धातु ऑक्साइडों से। तो धातु ऑक्साइड यहाँ पे 1-2 ठे अभी बताए थे ना, तो एक हो जाएगा Na2O, एक हो जाएगा MgO, एक हो जाएगा K2O, K2O नहीं K2O। तो आप यहाँ पे हम एक कोई ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि कौन कौन मिलेगा बॉक्स बनाने के लिए। अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं? धातु ऑक्साइड से। धातु ऑक्साइड से। अब क्या बनेगा बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए उदाहरण लिखते हैं। तो सबसे पहले एक HCl अम्ल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं पहला, HCl अम्ल ले लिया
और किससे क्रिया करानी है? धातु ऑक्साइडों से। कोई धातु ऑक्साइड उठाइए, Na2O, Na2O हमने उठा लिया। जो जो आयनों में टूट रहे हैं तोड़िए सबको पहले। तो यह Cl टूटेगा दो आयनों में, H प्लस में और Cl माइनस में। Na2O भी टूटेगा Na प्लस में और O -2 में, क्योंकि ऑक्सीजन के सर पे कितना होता है? -2। अब देखिए, प्लस वाला प्लस से मिल जाएगा, माइनस वाला माइनस से मिल जाएगा। अभी हमने एक बात बताई थी कि OH और H दिखते हैं तो क्या बनाते हैं? जल। और इसी के साथ एक चीज और बताया था कि H और O साथ में दिखते हैं तो भी क्या बनाते हैं? जल। देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो यह दोनों मिलके क्या बना लेंगे? जल, और कुछ नहीं बनाएंगे। या आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखते ही आपको क्या बना लेना है? जल बना लेना है। दिमाग में बस यह बैठा लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मुख्य जो यौगिक बना है उसे लिखेंगे NaCl, +1 -1 खत्म बवाल, NaCl प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो मिलके क्या बना लेंगे? जल। तो यह बन गया क्या? H2O। अब आप लिखना चाहें तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में क्या भर सकते हैं बताइए? सबसे पहले यह बना है लवण और दूसरा बना है जल, तो क्या कहेंगे? अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लिख करके फिर यह वाली लाइन लिख देंगे, बॉक्स में नीचे बंद कर देंगे और उसके नीचे एग्जाम्पल चिपका देंगे। ठीक है, कितने एग्जाम्पल? कम से कम 2 एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं, हम लिखते हैं, कंप्लीट आप लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं HNO3, एक अम्ल है यह भी। ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कहेंगे? नाइट्रिकम। क्या कहेंगे? नाइट्रिकम। नाइट्रिक अम्ल में देख लीजिए, आपको अगर देखना हो तो टूटेगा तो H प्लस में बनेगा और NO3 -1। नाइट्रेट के सर पे होता है -1, यानी नाइट्रेट की संयोजकता -1 होती है। अब यहाँ पे इसकी क्रिया करा लीजिएगा आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड से। मैग्नीशियम ऑक्साइड से अब यह क्रिया कंप्लीट करके आप बताइए। नहीं तो देखिए, हम ही बता देते हैं। यहाँ पे H प्लस NO3 के सर पे -1, Mg के सर पे होता है +2 और ऑक्सीजन के सर पे होता है -2। तो सबसे पहले यह बताइए, प्लस और माइनस वाला आपस में मिलेगा। Mg, अब देखिए, Mg के सर पे +2 है और नाइट्रेट के सर पे -1। Mg के सर पे +2 है और नाइट्रेट के सर पे -1। यह इसके पैर में आएगा, यह इसके पैर में जाएगा, तो क्या बनेगा? Mg, पहले धन वाला लिखते हैं इसलिए हमने पहले धन को यहाँ दिखाया। Mg और इसके पैर में एक आ रहा, कोई प्रभाव नहीं। NO3 देखिए, सब जितने भी यहाँ पे हैं परमाणु समूह, ये पूरा परमाणु समूह जो है इस पर आ रहा है 2, तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या? स्क्वायर नहीं कहेंगे इसे कहेंगे होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं? होल ट्वाइस। तो MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस यह देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर दिख गया तो क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। तो यहाँ बन गया H2O। तो आप बताइए, क्या क्या बनता है धातु ऑक्साइडों से जब अम्ल मिलता है? तो लवण बनता है और जल बनता है। तो सबसे पहले एक लाइन में क्या लिखेंगे? अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइडों से कराने पर लवण और जल बनता है। फिर यह लगाएंगे, दिखाएंगे, इसके बाद 2 अब क्रियाएं दिखाएंगे, तब जाके आपका क्या माना जाएगा? कंप्लीट माना जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे यह रहा अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइडों से। अब आते हैं अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों से। देखिए, अब यह कौन सा रासायनिक गुणधर्म हम लोग चले आए हैं? तीसरे पर। तो तीसरा रासायनिक गुणधर्म है अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों से। तो सबसे पहले एक आध 2 कार्बोनेट का नाम बताइए, धातु कार्बोनेट का। तो अभी एक लिखा था Na2CO3, और कोई बताइए? K2CO3, और क्या हो सकता है बताइए? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट आप लोग लिख सकते हैं। हमें 2 चाहिए, हम यहाँ से 2 यूज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले वही बॉक्स बनाएंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पे एक मिल गया अम्ल की क्रिया किससे करानी है? धातु कार्बोनेट से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक चीज रटनी पड़ेगी, कहीं पे भी कार्बोनेट अगर आ जाता है अगर अभिकारक पक्ष में, तो वह जब उत्पाद पक्ष में जाता है तो जरूर कौन सी गैस छोड़ता है? CO2 गैस छोड़ता है। यानी CO2 गैस निकलती है इसमें से, आपको यह ध्यान में रखना होगा। तो एक गैस तो पक्का हो गई, क्या बनेगी?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इस सब क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जहां जहां कार्बोनेट आएगा वहां वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जैसे कार्बोनेट में बनी उसी प्रकार बाइकार्बोनेट में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक, दैट्स इट। अब देखिए, अम्ल की क्रिया जब धातु कार्बोनेटों से कराएंगे तो सबसे पहले हम करा के देखते हैं, तब हम लिखेंगे क्या क्या बनेगा। तो देखिए, तो अम्ल लिखते हैं वही सस्ता सरल HCl, और यहां पे क्या लिखते हैं, धातु कार्बोनेट निकालिए सोडियम कार्बोनेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए, सबसे पहले जो आयनों में टूट रहा है तोड़िए, H+Cl-, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na+ और CO3 डबल माइनस। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको इसकी क्रिया करा लेनी है, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब बार बार दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या बन गया, NaCl। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी क्योंकि कार्बोनेट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो क्या बच गया, ऑक्सीजन। क्या बच गया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बचा है, यहाँ क्या बचा है, हाइड्रोजन। क्या बचा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन बचा है, यहाँ हाइड्रोजन बचा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, जल। देखिए कितना आसान है। ठीक है, कार्बोनेट बचा था, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया, और हाइड्रोजन से क्रिया करा लिए तो क्या बना लिए, H2O। ठीक है, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, केवल ऐसा होता नहीं है, बस समझने के लिए, हम याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो क्या क्या बना है आप बता दीजिए। तो लवण बना है, और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हम इसको CO2 ही लिख लेते हैं। और क्या बना है, जल। क्या बना है, जल। ठीक है, तो अब आपको लिखना होगा एक लाइन में, तो क्या लिखेंगे, तो जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों से कराई जाती है तो लवण, CO2 गैस और जल बनता है। लवण, CO2 गैस और जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ये देखा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल 2। तो क्या बनाएंगे, धातुओं की क्रिया, अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेटों से करा रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल बन जाता है, HCl हटा लीजिए तो H2SO4 ला लीजिए, लाइए, और प्लस किससे क्रिया करा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से पहले इसको तोड़िए। देखिए, मैं तेरा हीरो का एक डायलॉग है, पहले को मैं तोड़ूंगा, दूसरे को मैं फोड़ूंगा, तीसरे को मैं तोड़ फोड़ के जोड़ूंगा। तो यही काम आपको करना है, पहले तोड़ना है, ठीक है, फिर किसी के साथ जोड़ना है, फिर तोड़ फोड़ के इकट्ठे जोड़ लेना है। ठीक है, इकट्ठे एकदम। तो यहाँ पे क्या हो गया, H+ आयन, हाइड्रोजन के सर पे +1, सल्फेट के सर पे -2, कैल्शियम के सर पे +2, और कार्बोनेट के सर पे -2। ठीक है, तो अब मिला लीजिए पहले सल्फेट और कैल्शियम, दोनों के सर पे समान है, तो पहले धन वाला लिखिए, ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। और सल्फेट है, कोई किसी के पैर में गिर नहीं रहा, क्योंकि समान थे तो हट गए। अब देखिए, कैल्शियम सल्फेट बन गया। अब यहाँ पे सबसे पहले कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस। कौन सी निकलेगी, CO2। बच गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, जल, H2O। तो यह रही आपकी दूसरी क्रिया, कौन सी, धातुओं, अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेटों से। अब आइए आते हैं चौथे रासायनिक गुणधर्म पर, धातु बाइकार्बोनेटों से क्रिया। तो इसको उतार लिए होंगे, देखिए, अगर मैं तेजी से मिटा रहा हूं तो आप 5 करके वीडियो को आप उसमें से नोट कर लिया करिएगा। ठीक है, देखिए, पहले तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आएगा, और ये हो जाएगा नंबर 4, अम्लों की क्रिया धातु बाइकार्बोनेटों से। तो चलिए, सबसे पहले बताइए बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। जो आयन था बाइकार्बोनेट का, उसे क्या कहते हैं, HCO3। तो सोडियम के साथ जब जोड़े थे तो क्या बना था, NaHCO3। ठीक है, इसी प्रकार हमने K के साथ जोड़ा था, KHCO3 बना था। तो इस प्रकार से देखिए, इन्हीं में से क्रिया कराएंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग जो बॉक्स बना रहे हैं उसको देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा, अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट क्या बनेगा वह हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्रिया करा के देखते हैं क्या बनेगा, हमें खुद पता चल जाएगा क्रिया कराने से। तो अम्ल आता है, पहला एग्जाम्पल देखिए,
एक अम्ल लाइए, वही अपना HCl अम्ल। धातु बाइकार्बोनेट कौन सा हो जाएगा? धातु बाइकार्बोनेट, तो वहां से उठा लीजिए एक NaHCO3, तोड़ दीजिए। फिर अब जो जो टूटने लायक है तोड़िए, तो H प्लस Cl माइनस, यहाँ से भी 2 टूटेगा, Na प्लस और HCO3 माइनस होता है, एक ठे माइनस होता है, हाई दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। अब NaCl में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना। देखिए फिर आ गया बाइकार्बोनेट, तो यहाँ से पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गायब, CO2 गायब। जब CO2 गायब बच गया तो यहाँ आ गया एक ठे O, एक ठे H, और यहाँ H है, तो O, आप बताइए हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहे जैसे हो, चाहे जय बार में हो, बनना उनको जल है, तो यहाँ बन गया H2O। बताइए, तो जो कार्बोनेट में बना था वहीं यहाँ पर भी बना है, यह लवण है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यह क्या है? जल है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लवण, और क्या बना है? CO2 गैस और जल। ठीक है, तो इसे एक लाइन में कैसे लिखेंगे बता दीजिए। तो जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों से कराई जाती है, जब अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेटों से कराई जाती है, तो लवण, CO2 गैस और क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, इसके बाद यह अपक्रिया दे देंगे और एक आध अपक्रिया और दिखाएंगे रासायनिक के लिए। रासायनिक गुणधर्म में हम यहाँ पे जब भी लिखेंगे अम्ल की क्रिया इससे, तो 2 कम से कम उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, एक KOH उठा लेते हैं, HCl रहने दें, या फिर बदल सकते हैं H2SO4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, H2SO4 कर लेते हैं। प्लस क्या है? आपको KHCO3 से क्रिया करा लेनी है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, फिर तोड़ फोड़ के जोड़ देंगे। देखिए, तो तोड़िए, H प्लस SO4 डबल माइनस, K प्लस HCO3 एक साथ और एक माइनस, एक लिखें या ना लिखें, हाई प्लस और माइनस बीच वाला आपस में मिल गया, तो क्या बना? देखिए, K के पैर में आया 2, तो K2SO4, K2SO4, या देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो CO2 H और OH यहाँ के मिलके तो क्या बना लेंगे? H2O। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, यह भी आसान था। अब एक गुणधर्म और बचा है, क्षारकों से क्रिया। और क्षारकों की रासायनिक गुणधर्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे क्षारकों की किससे क्रिया? अम्ल से क्रिया, और उसी को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। तो देख लीजिए इसको, और फिर आते हैं हम 5वें पर। आपकी मर्जी होगी तो अम्ल बदलते रहिए, पदार्थ एक ही लिए रहिए। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं और आसानी से, या फिर अम्ल बदलते रहिए और फिर पदार्थ एक ही रहने दीजिए। देखिए, जिसके साथ क्रिया करानी है उसको। 5वें नंबर का आता है अम्लों की रासायनिक गुणधर्म के लिए। अम्लों की रासायनिक गुणधर्म में अम्लों की क्रिया क्षारकों से। अम्लों की क्रिया क्षारकों से। ठीक है, देखिए, तो अगर अम्लों की क्रिया क्षारकों से कराइए, फिर वही बॉक्स बनाइए, बहुत बॉक्स हो जाएगा आपके पास, लगन आएगी बेच दीजिएगा। अम्ल प्लस क्षारक, अम्ल की साथ क्षारक की क्रिया करानी है। छोड़िए क्या आएगा, हम बना के देखते हैं क्या आएगा। अम्ल उठाइए, सस्ता वाला, सस्ता नहीं है, HCl, यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। HCl अम्ल के साथ किसकी क्रिया करानी? क्षारक, तो NaOH। क्या कहते हैं? यह देखिए, क्षारक ले लिया हमने, कौन? NaOH। क्रिया करानी है तो पहले इसको तोड़ेंगे, तो H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस, प्लस माइनस आपस में यह वाला क्रिया कर लिया तो क्या बना लिया? NaCl। यह क्या है? एक लवण है। H प्लस और OH आयन मिलके क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया? H2O। तो आप बताइए, यहाँ पे केवल क्या बना है? लवण और जल बना है। तो यहाँ पे बना है लवण और जल। तो यहाँ देखिए, एक लाइन में अगर हमें बोलना हो तो क्या कहेंगे? अम्लों की क्रिया क्षारकों से कराने पर लवण और जल बनता है। अम्लों की क्रिया क्षारकों से कराने पर लवण और जल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं।
कम से कम 2 एग्जाम्पल हमारे पास तो रहने चाहिए, आप और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। या Cl इस बार यही रहने देते हैं, हम क्षारक दूसरा उठा लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए इसको, अब फिर से तोड़ना वाला काम है, तो बहुत तोड़ाई हो रही है। तो देखिए H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे देखिए कैल्शियम के सर पे होता है +2, OH के सर पे होता है -1, तो -1 लिखते नहीं हैं। देखिए अब पहले मिलेगा कौन, यह देखिएगा, यह वाला हिस्सा आपस में मिल जाएगा, Ca और Cl। तो यहाँ पे देखिए Ca के पैर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 जाएगा पैर में तो केवल Ca लिखा जाएगा, और 2 आएगा Cl के पैर में तो क्या लिखा जाएगा, Cl2। Ca के पैर में 1 आया, Cl2 के पैर में 2 गया तो CaCl2 बन गया, और हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्साइड है तो मिलके क्या कहलाएंगे, जल। तो फिर लवण और क्या बन गया, जल। लवण और क्या बन गया, जल। तो अम्लों की क्रिया क्षारकों से कराने पर क्या बनता है, लवण और जल बनता है। उसके बाद दो एग्जाम्पल चिपकाइए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यह हो गया अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, देख लीजिए एक बार। तो आइए अब आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं क्षारकों पर। तो पहले देखेंगे क्षारकों के प्रकार। अम्ल के प्रकार हमने देख लिया। अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया क्षारक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेसिस। सबसे पहले परिभाषा बताइए, परिभाषा क्या होती है, स्वाद कैसा, कड़वा। स्वाद कैसा होता है इनका, कड़वा। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, लाल को क्या कर देते हैं, नीला। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल वाला याद रखिए, अम्ल का उल्टा कर देंगे। ठीक है, किसी के ऊपर तेजाब फेंके हैं तो क्या कर देगा, वह गुस्सा हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा। ठीक है, उसका तो जीवन ही खराब हो जाएगा। लेकिन आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि एसिड अटैक के बाद मुंह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, गुस्से से लाल, जल जाएगा चेहरा, तो यह लाल हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला। तीसरी परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार कौन सा आयन, H- आयन, किसमें, जलीय विलयन में। जलीय विलयन में H+ नहीं, OH-। जलीय विलयन में OH- आयन जो देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। तीसरा, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके प्रकारों की बात करते हैं। यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ बेसिस। सबसे पहला प्रकार वही फिर से आएगा, जैसे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल था, इसी प्रकार यहां पे आएगा प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। देखिए अंग्रेजी में क्या है समझ सकते हैं आप, स्ट्रांग बेसिस एंड वीक बेसिस। ठीक है, देखिए बेसिस। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा अगर लिखना चाहें तो क्या बनेगी, प्रबल क्षारक की परिभाषा सेम टू सेम लिखनी है, बस वहां पे अम्ल था, यहाँ क्या लगा देना है, क्षारक। तो वे पदार्थ वे क्षारक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जहां जहां अम्ल था वहां यहाँ पर लगाएंगे, वहां वहां क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। अच्छा देखिए एक चीज और जानिए, घुलनशील का अर्थ अलग है और वियोजित होने का अर्थ अलग है। ठीक है, घुलनशील अलग है, वियोजित अलग है। वियोजित का मतलब केवल टूटना है, और घुलनशील का अर्थ है कि एकदम मिल जाना, घुल मिल जाना है। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं। आई बात समझ में। इसका एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहें तो 2 एग्जाम्पल इसके सबसे खतरनाक याद रखेंगे, KOH या NaOH, यही याद रखिए 2। प्रबल क्षारक के बाद आते हैं दुर्बल क्षारक पर। तो वे क्षारक जो जल में
पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। इसमें भी दो एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एक है एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड और एक है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आप दो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की दो उदाहरण भी याद रखें। आएगा तो नहीं, आने की संभावना वही है 500 साल में एक बार। तो यहाँ प्रबल क्षारक क्या है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं, जैसे KOH NaOH। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक या वे दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहीं पे एक चीज़ और जाननी है, देखिए जल में तो आयन तो देते हैं, दोनों देंगे, ठीक है, कुछ पूर्णतः देगा और कुछ आंशिक रूप से देगा, यानी वियोजित होंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्षारक जल में विलेय होते हैं, कुछ क्षारक जल में विलेय होते हैं और कुछ क्षारक जल में विलेय नहीं होते हैं। कुछ क्षारक जल में विलेय, जल में विलेय, और जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अल्काली कहा जाता है, क्षारक नहीं क्षार कहा जाता है, ALKALI। ठीक है, अल्काली या अल्कलाई बोलते हैं। ठीक है, अल्कलाई। अब यहाँ पे देखिए, तो जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं या अल्काली कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षारक की परिभाषा सबसे पहले हमने देख ली 3 आधारों पर, स्वाद के आधार पर, लिटमस पेपर के आधार पर और आयन के आधार पर। फिर हमने देखा क्षारक के प्रकार कितने होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। जो पूर्णतः वियोजित हो गया उसे प्रबल क्षारक, जो पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ अपने आयनों में उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, किसमें, अपने आयनों में, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रबल क्षारक। जो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं होता उसे कहते हैं दुर्बल क्षारक। और जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। जो क्षारक जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, नहीं वियोजित नहीं, जो क्षारक जल में विलेय हो जाते हैं या घुल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इससे एक निष्कर्ष निकलेगा, एक निष्कर्ष, यानी सबसे इसी के अंदर कुछ क्षार भी हैं, यानी सबसे बड़ा बॉक्स किसका बनेगा, अगर हम बनाना चाहें तो यह सबसे बड़ा बॉक्स किसका बनेगा, क्षारक। क्योंकि क्षारक होना अनिवार्य है क्षार होने के लिए, क्योंकि इसी के बीच से निकला है, अब इसी की बेटवा है तो इसी से पैदा हुआ है, तो इसी के अंदर में रहेगा ना। तो देखिए इसके अंदर में क्षार है। तो अब बताइए सबसे बड़ा बक्सा किसका है, क्षारक का, उससे छोटा क्षार का। अगर कोई कहे तो यहाँ पे देखिए, क्षार क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं, तो बिल्कुल सही है, सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं, तो नहीं सही है, क्योंकि यह इतना बड़ा है इतना छोटा है, छोटके में यह बड़ा वाला अटाएगा ही नहीं। तो क्या कहेंगे, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जबकि सभी क्षार क्षारक होते हैं। कभी यह कथन के रूप में पूछ दिया तो याद रखेंगे, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं जबकि सभी क्षार क्षारक होते हैं। तो जो क्षारक जल में घुलनशील हैं या विलेय हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह पूरा उतार लीजिए, फिर आते हैं आगे। आइए अब देखते हैं क्षारकों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए जितने भी हम केमिकल्स पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, रासायनिक यौगिक पढ़ेंगे, हम उनके बारे में सभी के बारे में भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म यह सब पढ़ते रहेंगे। तो आइए क्षारकों के भौतिक गुणधर्म पर। क्षारकों के भौतिक गुणधर्म अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए सबसे पहला गुणधर्म जो आएगा वह क्या आएगा, सबसे पहला स्वाद लाइए। तो स्वाद में क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं।
एकदम करेले, कड़वे होते हैं। दूसरा बताइए, दूसरा लाइए। देखिए अब यहाँ पे एक चीज आपने विलेयता पढ़ी कि जल में क्या होते हैं, कुछ क्षारक जल में विलेय होते हैं, यानी सभी क्षारक जल में विलेय नहीं होते हैं। तो हम उस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अधिकांश क्षारक जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अधिकांश क्षारक जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। यहाँ पे आगे आते हैं, एक लिटमस पेपर वाला हमारे पास है। तो ये लिटमस पेपर को यानी क्षारक, कौन से लिटमस पेपर को, लाल की नीला, लाल वाले को, ये लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा, ठीक है, एक चीज और, इनकी जो सतह होती है ना, सतह जो होती है, इनकी सतह साबुन की तरह चिकनी होती है, साबुन की तरह है चिकनी। ठीक है, साबुन की तरह क्या होती है, चिकनी होती है। तो क्षारकों की सतह साबुन की तरह क्या होती है, चिकनी होती है। और चौथा एक है जो आपने उसमें पढ़ा था, प्रकृति क्या होती है, संक्षारक। अम्लों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक। तो क्षारकों की भी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक। क्षारकों की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है, कोरोजिव होती है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, संक्षारक को कोरोजिव ये बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, तो ये रहे आपके पास 4 क्षारकों के भौतिक गुणधर्म, इन्हें देख लीजिए। फिर आते हैं हम लोग रासायनिक गुणधर्म पर। तो आइए इसको मिटाते हैं, फिर रासायनिक गुणधर्म लिखते हैं। क्षारकों के कौन से गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। देखिए रासायनिक गुणधर्म में फिर किसी ना किसी से क्रिया करानी होगी। तो कौन कौन सी क्रिया करानी, सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कराएंगे धातुओं से। किससे क्रिया कराएंगे, धातुओं से। दूसरी किससे क्रिया कराएंगे, धातु ऑक्साइडों से। अच्छा यहाँ पे देखिए, वहां पे धातु से कराए थे, यहाँ पे भी धातु से कराएंगे। और यहाँ पे धातु ऑक्साइड से क्रिया नहीं करते हैं, आधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, आधातु ऑक्साइड से क्रिया। ठीक है, और तीसरा क्रिया कराएंगे हम लोग क्षारकों की अम्ल से क्रिया। ज्यादा क्रिया इसमें है नहीं तो हमको जबरदस्ती बनाना पड़ता है, तो क्षारकों की अम्ल से क्रिया करा लेंगे। और क्षारकों का ले लेंगे जलीय विलयन, 4 ठे हो गया। क्षारकों का क्या ले लेंगे, जलीय विलयन। तो आइए इसी के आधार पे हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है क्षारकों की क्रिया किससे, धातुओं से, धातुओं से। अब देखिए धातुओं से केवल क्रिया कौन से करते हैं, प्रबल क्षारक। कौन सी क्रिया करते हैं, जो क्षारक प्रबल हैं वही धातुओं से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और कौन सी धातुओं से करते हैं, वो भी केवल एकदम सक्रिय धातुओं से करते हैं। सक्रिय धातुएं यानी कि जो क्रियाशील धातुएं हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं ज़्यादातर, उनसे क्रिया करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्षारक, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, धातु। ठीक है, पेन नहीं चेंज कर पाए हैं तो यहाँ पे ऐसे ही देख लीजिए। अब यहाँ पे हम पहले समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई क्षारक लाइए, तो हम लाते हैं NaOH। अब यहाँ पे लाइए एल्यूमिनियम। कोई धातु लाना था तो पहले जिंक लाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका जो धातुओं से क्रिया कराए हैं अम्ल से, तो क्या बना था, हाइड्रोजन गैस बनी थी ना। हाँ, हाइड्रोजन गैस बनी थी। इसी प्रकार जब क्षारकों की क्रिया कराएंगे धातुओं से, फिर भी हाइड्रोजन गैस फिर बनेगी। लेकिन इसकी क्रिया कराने से पहले क्या बनेगा उसको डिसाइड करना होगा। तो एक आध दूठे तो रट्टा मारना पड़ेगा, यहाँ पे रट लीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Na2ZnO, Na2ZnO बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम, Na2ZnO2, Na2ZnO2 बनेगा। इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं।
अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और यह एक प्रकार का लवण है, सोडियम जिंकेट बनता है और यह एक प्रकार का क्या है, लवण है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए, NaOH को ही लाते हैं और क्रिया कराते हैं एल्यूमिनियम से, ठीक है। फिर बनेगा सोडियम में, देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन गैस बना लेगा अलग जाके, इसी के बीचवा में Al समाएगा, जैसे Zn के बीच, Zn किसके बीच समाया है, NaO के, इसके बीच इसको समाहित करना है, तो क्या बनाएगा, NaAlO। अब यहाँ पे क्या क्या लगाना पड़ेगा बस वही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na2Al O2, ठीक, नहीं तो नहीं, ठीक है, NaAlO2 प्लस क्या बनेगा, H2, इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए एल्यूमिनेट, या इसी को कहते हैं एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए इसके दो उदाहरण। तो क्या क्या बन रहा है, इसे कहते हैं लवण, यह याद रखेंगे, यह क्या है, लवण है, यह है लवण, और यह कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आप बताइए एक लाइन में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब क्षारकों की क्रिया धातुओं से कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जब क्षारकों की क्रिया, या आप लिख सकते हैं जब प्रबल क्षारकों की क्रिया सक्रिय धातुओं से कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ से इसको कर सकते हैं, इसके दो उदाहरण दे देंगे, यह उदाहरण देख लीजिए और इसको उतार लीजिए। आइए अब देखते हैं धातु ऑक्साइडों से क्रिया, इसको आप संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। संतुलित करने के लिए एक वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं, अगर ना आता हो तो, नहीं तो कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे पर, दूसरे रासायनिक गुणधर्म पर। तो दूसरे में किससे क्रिया करानी है, अधातु ऑक्साइड से। तो क्षारकों की क्रिया अधातु ऑक्साइड से। अब अधातु ऑक्साइड, एक अधातु है कार्बन, ठीक है। अगर ऑक्साइड से क्रिया करानी है, यानी ऑक्सीजन से, तो अधातु ऑक्साइड मतलब यहाँ बन जाएगा CO2, बस यही याद रखिए, एक क्रिया याद भी रखनी इसको, तो CO2 याद रखिए, ठीक है। CO2 क्या है, अधातु ऑक्साइड है। अब यहाँ पे क्रिया कराइए, तो ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्षारक, पहले बॉक्स बना लेते हैं, क्षारक प्लस कौन, अधातु ऑक्साइड, या सीधे लिख सकते थे आप क्षारकों की क्रिया CO2 से, अधातु ऑक्साइड लिखिए या फिर लिखिए CO2 से। क्या बनेगा बाद में देखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग तो एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल उठाइए, आप कोई क्षारक उठा लीजिए, तो NaOH उठा लीजिए, सबसे बेहतरीन है CaOH उठाइए समझने के लिए, CaOH का होल ट्वाइस। अब आएगी क्रिया किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब यहाँ पे जब भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी ऑक्सीजन वाले से क्रिया करेगा तो वह कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोनेट बना लेता है। जैसे यहाँ पे इसको हम अगर यहाँ पे देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो यह जब इससे क्रिया करेगा तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। तो जैसे क्या बनाएगा, CaCO3 बना लेगा, क्योंकि अगर यह कार्बन डाइऑक्साइड है तो यह आयन में परिवर्तित होकर कार्बोनेट आयन बनाएगी, और यह हो जाएगा -2 इसके सर पे, और यहाँ से निकालिए कैल्शियम, क्या निकालिए, कैल्शियम, और कैल्शियम के सर पे कितना होता है, +2, और यह दोनों कैंसिल हो गया, क्या बना, CaCO3 बन गया, और धन में क्या बना, OH बच रहा है, तो OH बच जाएगा तो कितना बचेगा, H2O। OH हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे एक साथ क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, जल। यह है लवण, क्या है, लवण, यह है जल, इसके बारे में आप जानते हैं क्या कहना। यहाँ पे देखिए तो क्या क्या बना है, लवण और जल बना है, लवण और जल बना है। तो आप बताइए, क्षारक अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ से आप यह अपक्रिया देख सकते हैं। एक अपक्रिया इसी प्रकार से और कर लेते हैं, 2 एग्जाम्पल आप हमेशा ले रहे हैं तो 2 ही एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2,
हम इस बार सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस CO2। अब जब CO2 किसी से क्रिया करेगा तो आयन में बदलेगा, और आयन में इसको कहते हैं CO3 डबल माइनस, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए OH को छोड़ दीजिए, तोड़कर लिखने का मन है तो लिख लीजिए, Na प्लस बन जाएगा और OH माइनस बन गया, Na प्लस इससे क्रिया कर लिया तो क्या बना, यह दुई इसके पैर में गिरेगा तो कितना आएगा, Na2CO3, क्योंकि इसके पैर में एक जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। जो बना है सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब OH है तो H और O जब भी दिखेगा क्या लिख देना है, H2O। क्या लिखना है, H2O, मतलब अब क्रिया के बाद लिखने की बात है, ठीक है। तो फिर से क्या बन गया, लवण और जल, लवण और जल, ठीक है। तो देख लीजिए इस प्रकार से आप क्षारकों की क्रिया धातु ऑक्साइडों से यानी CO2 से करा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं अम्लों से क्रिया, जो कि सबसे साधारण है क्योंकि इसको पहले पढ़े भी हैं। अम्लों की क्रिया क्षारकों से, क्षारकों की क्रिया अम्लों से, इसी को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरी अपक्रिया। तो तीसरा रासायनिक गुणधर्म क्या बनेगा, क्षारकों की क्रिया किससे, अम्लों से। अब इसमें बार बार क्या उदाहरण देना, ज्यादा एक उदाहरण से ही समझ लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्षारक है तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, क्षारक, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अम्ल, ठीक। क्या बनेगा बाद में देखते हैं, पहले आप लोग जानते हैं क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्षारक की बात करें तो ले लीजिए NaOH, एक क्षारक हमने ले लिया। एग्जाम्पल देखिए, पहला कर लेते हैं एग्जाम्पल, आप लोगों को दूसरा हम बताएंगे नहीं, आप लोगों को पीछे देख लेना है या अपने से कर लेना है। अम्ल क्या है, HCl अम्ल ले लेते हैं। सबसे पहले इनको तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो बन गया हमारे पास सभी आयन। धन वाला क्रिया कर लेगा माइनस वाले से तो NaCl बन जाएगा, NaCl बन गया। और हाई OH और H प्लस जो दिखता है उसे क्या लिखते हैं, H2O, H2O। तो देख लीजिए क्या क्या बना, लवण और जल। यह आप पहले से जानते हैं तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो क्या बना है, पहले लवण और जल, ठीक है। इसी को हम कौन सी अपक्रिया और कहते हैं, उदासीनीकरण। अगर आप लिखना चाहें तो यही उदासीनीकरण अपक्रिया भी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप पहले पाठ में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। देखिए क्षारकों की क्रिया अम्लों से कराने पर क्या होता है, लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक आध एग्जाम्पल अपने से भी जोड़ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं चौथा वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म का आखिरी हिस्सा, क्षारकों की क्रिया, क्षारकों की क्रिया नहीं, क्षारकों का जलीय विलयन लेना है। तो आपको पता है क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्षारकों का जलीय विलयन। इसी प्रकार अम्लों का भी ले सकते थे, ठीक है। तो वहां पे कई ठे ऐसे हो गया था तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्षारकों का जलीय विलयन, मान लेते हैं हमारे पास NaOH है क्षारक, इसको जलीय विलयन में डाला गया है। तो अब देखिए जो भी जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक बनेंगे, टूटेंगे, यह बनता है उत्क्रमणीय अपक्रिया का उदाहरण। तो अब जब यह अपने आयनों में टूटते हैं तो यह किसके उदाहरण बन जाते हैं, उत्क्रमणीय, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तब यह क्या बन जाएगा, एक Na प्लस निकलेगा प्लस OH माइनस आयन। तो यह कौन सा आयन निकला है जलीय विलयन में, OH माइनस आयन। तो आप एक लाइन में लिखना चाहें तो क्षारक जब जलीय विलयन में डाले जाते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं, या क्षारकों के जलीय विलयन में OH माइनस आयन की प्राप्ति होती है। क्षारकों के जलीय विलयन से OH माइनस आयन, या यह लिख सकते हैं क्षारकों का जलीय विलयन OH माइनस आयन मुक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह हो गया क्षारकों का जलीय विलयन, क्षारकों का जलीय विलयन। तो यहाँ पे यह आपका क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, इसी प्रकार अम्लों के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म खत्म हुए हैं। अब इसके आगे आप लोग यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तो आइए उसको भी यहीं पे समाप्त करते हैं।
क्योंकि अम्ल क्षारक की क्रिया हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो अब उससे संबंधित नाम पहले पार्ट में हमने पढ़ा है, लेकिन एक बार और देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, स्टार बना के, क्योंकि देखिए यह 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार, यानी कि इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कौन सी क्रिया है? उदासीनीकरण। यह 3 पार्ट लगातार अब क्रिया आएगी, पहले में आएगी, दूसरे में आएगी, तीसरे में भी आएगी। उदासीनीकरण तीसरे में नहीं आएगी, इसी में देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सीधी बात है कि किसकी किसकी क्रिया है? अम्ल प्लस क्षार की, अम्ल प्लस क्षारक की, अम्ल प्लस क्षारक की। क्या बनता है अम्ल प्लस क्षारक की क्रिया से? लवण व जल। ठीक है, तो परिभाषा में यही बताएंगे। अब देखिए परिभाषा कैसे बनेगी, तो परिभाषा यहां हम लिखते हैं, अम्लों और अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से, अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण व जल का बनना। लवण व किसका बनना? देखिए परिभाषा रटनी नहीं, आपको खुद बना लेनी है। तो अम्ल और क्षारक, लवण व जल बन रहा है, तो अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण व किसका बनना? जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है कि कहलाती है, लिखेंगे, जो भी बैठ जाए आप लिख लेंगे। अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण व जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यह हो गया। एग्जाम्पल देना चाहे तो कई ठो हो चुका है, फिर भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर ला ही देते हैं। बताइए आप, हमारे पास HCl अम्ल पड़ा है और NaOH क्षार, यही याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। अम्ल में HCl और क्षारक में NaOH। पहले तोड़िए फिर जोड़िए, फिर यही करिए, तोड़ फोड़ के जोड़िए। तो यह H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, OH माइनस आयन। देखिए यह दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? NaCl प्लस H और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड देखते ही क्या बना लेते हैं आप लोग? जल। तो यह हो गया H2O। और अब क्रिया देखने के लिए पहले पार्ट की वीडियो देखें या फिर इसी के पीछे करेंगे, तो आपको अम्लों के रासायनिक गुणधर्म यह मिल जाएंगी और अब क्रियाएं इसकी। तो आसान था। उदासीनीकरण अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करें अच्छे से। क्या है उदासीनीकरण अपक्रिया? क्या है? अम्ल और क्षारकों की परस्पर क्रिया से लवण व जल का बनना उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अब इसके बाद है क्या कहते हैं, सूचक, इंडिकेटर्स हैं कि अम्ल और क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। उनके लिए हमको पढ़ना है सूचक। प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, जो प्रयोगशाला में निर्मित होगा, संश्लेषित सूचक जिसे बोलेंगे, फिर गंधीय सूचक है, फिर सार्वत्रिक सूचक है। इन सभी सूचकों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।